हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एक और शानदार से लेक्चर में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एटम्स इन वन शॉट #NTKB, दैट इज नीड टू नो बेसिस। जितना आपको रिक्वायरमेंट होगा उतना ही बताया जाएगा। सो आई होप बेटा आप सभी लोग बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, चल रही होगी। आपको रिवीजन सीरीज चल रही है सिर्फ, इसके अंदर हम लोग कंप्लीट थ्योरी रिवाइज कर रहे हैं अभी, एंड उसके बाद मॉक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर जो आता है बेटा वो आता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, गीगर और मैटसन ने परफॉर्म किया था एंड सजेस्ट किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। तो इसलिए हम लोग बाद में रदरफोर्ड मॉडल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आपको याद करना है कि हम लोगों ने इसके अंदर जो बीम इस्तेमाल करी थी उसकी एनर्जी थी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल की। कहाँ से मिला था? बिस्मथ से मिला था। ठीक है, जो कि रेडियो एक्टिव है, एंड उसको बॉम्बार्ड कराया था किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल आफ्टर कोलिजन जो है वो स्ट्राइक कर रहे थे। ठीक है, एंड उसको ऑब्जर्व करते हैं विद द माइक्रोस्कोप। तो क्या क्या याद रखना एक्सपेरिमेंट के अंदर? एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी किसकी? अल्फा पार्टिकल की। कहाँ से मिला था? बिस्मथ से मिला था, जो कि रेडियो एक्टिव है, एंड किस पे स्ट्राइक कराया था? गोल्ड फॉइल के ऊपर। स्क्रीन जो थी वो कैसी थी बेटा हमारी? डेट इज जिंक सल्फाइड की। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कुछ दिखता था। ये हमारे पास एक नैरो सोर्स था जिसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल के आ रहे हैं। दिस इज द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। दिस इज द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहाँ से आपके अल्फा पार्टिकल की बीम आके स्ट्राइक कर रही थी किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। एंड आप देख सकते हैं यहाँ से आपको अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको अल्फा पार्टिकल दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पर आपका जो एक पॉइंट है, फर्स्ट नंबर जो है, यहाँ पर बेटा कंटिन्यूअस ग्लो था। कंटिन्यूअस ग्लो का मतलब लगातार यहाँ पर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे थे। एंड ये जो स्क्रीन है वो किसकी थी बेटा? वो जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी। यानी कि जब भी कोई अल्फा पार्टिकल आके टकराएगा वहां पे क्या होगा? चमकेगा, ब्राइटनेस आएगी, ग्लो करेगा। तो बिल्कुल फॉइल के जस्ट पीछे जो है कंटिन्यूअस ग्लो था, लगातार ग्लो था। दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल जो है वो लगातार स्ट्राइक कर रहे थे। दो नंबर पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास ग्लो तो था लेकिन बहुत कम ग्लो था। कुछ ग्लो यहाँ पे था, कुछ यहाँ पर था, कुछ यहाँ पर था। ठीक है, तो ये वाला जो पाथ है जो बिल्कुल सीधा निकल जा रहा है, यानी कि एक नंबर वाला है, दिस इज द पाथ ऑफ द अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स। नाउ अलग अलग जगह पर हमें फ्लैश देखने को मिला। फ्लैश का मतलब क्या होता है कि एकदम से ब्राइटनेस आई, सडन ब्राइटनेस आई, चली गई, सडन ब्राइटनेस आई, चली गई, इस तरीके से। ठीक है, सो 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, ये हमारे क्या है? दिस इज द पाथ ऑफ द डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स। जो हमारे अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसका पाथ है। तो इन सब चीजों से ऑब्जर्वेशन क्या आया था? सो ऑब्जर्वेशन इज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डेविएशन, क्योंकि सारे के सारे सबसे ज्यादा सीधा निकल रहा था। 0.14% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय मोर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज्यादा 0.14% हुए थे। एंड 90%, 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन आया था 0.0125% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स का। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑब्जर्वेशन। अब इससे इन्फ्रेंस क्या था? हमने क्या क्या इससे इन्फर किया, क्या क्या कंक्लूड किया? तो पहला कंक्लूजन था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो एटम का वो क्या था? अनऑक्यूपाइड था, एज 99.86% अल्फा पार्टिकल जो है वो पास कर गए विदाउट डेविएशन, क्योंकि सिर्फ 0.14% जो थे वो क्या कर रहे थे? डिबेट कर रहे थे। ठीक है, तो 99.86% जो है हमारा ऐसे निकल गए थे। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा था? अनऑक्यूपाइड था। देयर मस्ट बी एन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, बहुत छोटा रीजन होगा कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज का एट द सेंटर ऑफ द एटम। एंड इसी सबसे पॉजिटिव रीजन को हम लोगों ने क्या कहा? न्यूक्लियस कहा। एंड द स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल इज ड्यू टू एनकाउंटर बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अब हम इसको पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं, और अल्फा पार्टिकल भी बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करता है। तो इनके बीच में जो एनकाउंटर हो रहा है उसी की वजह से अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे थे? स्कैटर कर रहे थे। न्यूक्लियस ऑफ द एटम बहुत मैसिव है एज कंपेयर्ड विद द अल्फा पार्टिकल। मैसिव मतलब उसका मास बहुत ज्यादा है, दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट, वो रेस्ट पे रहा ड्यूरिंग द एनकाउंटर। अल्फा पार्टिकल आपका डेविएट कर गया लेकिन जो आपका न्यूक्लियस है वो वहीं का वहीं रहा, वो फिक्स रहा, रेस्ट पे रहा, कोई चेंजेस नहीं आए। जबकि इलेक्ट्रॉन्स ओइंग टू देयर लिटिल मास कैन नॉट एप्रिसिएबली डिफ्लेक्ट द फार मोर मैसिव अल्फा पार्टिकल। और जो इलेक्ट्रॉन्स के आसपास घूम रहे थे वो अल्फा पार्टिकल को जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो हमारा जो न्यूक्लियस है उसने क्या करा? उसने अल्फा पार्टिकल को अच्छे तरीके से डिफ्लेक्ट करा है। कुछ कुछ तो कंप्लीट रिवर्सल हुआ है, यानी कि ऐसे जा रहे थे, जाते जाते ऐसे वापस आ गए उसी पाथ पर। ठीक है, 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन।
इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जैसे प्लैनेट घूमते हैं सन के चारों तरफ, वैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। When alpha particle strikes the metal foil, it can penetrate the outer electron cloud and approaches the nucleus closely. जो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है मेटल फॉइल को, वो आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है उसके अंदर घुस जाता है। लेट्स से कि अगर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो इसके अंदर घुस जाता है एंड न्यूक्लियस को उसके अंदर क्लोजली यहाँ से क्या करता है, अप्रोच करता है इस तरीके से, ठीक है। और यही हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड it then moves under the action of the Coulomb's force of repulsion. Coulomb's force of repulsion में मूव करता है। its path is hyperbola. This is very important कि path जो है according to Rutherford वो कैसा था, hyperbola था with the nucleus as the external forces, ठीक है। तो ये very important है कि भाई स्ट्राइक जब करता है तो उस टाइम में पाथ कैसा होता है, that is hyperbolic path होता है। तो अगर ऐसे न्यूक्लियस है एंड इस तरीके से ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहा, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो ये कुछ ऐसे से निकलता है, दिस पाथ इज हाइपरबोलिक, ठीक है। चलिए क्या क्या बातें यहाँ से नोट करने वाली थी कि भाई स्कैटरिंग जो है वो प्रोपोर्शनल थी किसके, टारगेट थिकनेस के, जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतना पर स्कैटरिंग होगी। अल्फा पार्टिकल रिवर्सेस इट मोशन विदाउट एवर एक्चुअली टचिंग द गोल्ड न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल अपना मोशन रिवर्स कर दे रहा है विदाउट एक्चुअल में टचिंग, यानी कि इट्स अ कोलिजन विद नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। इट्स एग्जांपल ऑफ कोलिजन विद नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी कि कोई कांटेक्ट नहीं होगा फिर भी कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन की कंडीशन भी अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो फॉर कोलिजन फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ इट। फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी, कोलिजन होने के लिए फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है, और ये बात हम लोग यहाँ से अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन दिस सर्कुलर ऑर्बिट सो दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर वो उसके चारों तरफ घूम रहा है, अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है, तो उसको घूमने के लिए क्या चाहिए होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, एंड वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ the almost all the mass and the total positive charge in the nucleus of the radius not more than 10 to the power minus 14 मीटर। ये बात हम लोग जो है बेटा अपने डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच से निकालते हैं कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10 to the power minus 15 के आसपास होता है एंड जो एटम का साइज होता है 10 to the minus 10 के आसपास होता है, ठीक है। The size of atom is about 10 to the power 4 times the size of the nucleus, that is the radius of the atom is about this. The nuclear collision is considered to be perfectly elastic and obey the law of conservation of energy, momentum and angular momentum। यहाँ पे हम लोग कोलिजन जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक मानते हैं एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे वैलिड रहता है। रदरफोर्ड का मॉडल इज अनस्टेबल ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यानी कि एक्सेलरेटेड है, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है तो बेटा ये एक्सेलरेटेड है क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा होगा, है ना, इधर की तरफ। एंड अगर ये एक्सेलरेटेड है तो इसका मतलब क्या है कि इट विल रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ईएम वेव्स। तो ये जो ईएम वेव्स यहाँ पे रेडिएट करेगा बेटा, तो इसकी वजह से क्या कहेंगे हम लोग, ओके एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई। कुछ गड़बड़ हो गई थी बेटा, आई डोंट नो क्या हुआ था, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल एटम शुड एमिट कंटीन्यूअस रेडिएशन वो जो है एमिट करेगा ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी व्हिच इज अगेंस्ट द ऑब्जर्व्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो ऑब्जर्व किया गया है बेटा वो लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया गया था, यानी कंटीन्यूअस नहीं था। लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है डिस्कस करेंगे।
तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो कंटिन्यूस रेडिएशन एमिट करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एनर्जी लॉस करता जाएगा तो अलग अलग रेडियस के अंदर वो दिखता जाएगा एंड वो इस तरीके से हर एक रेडिएशन को क्या करेगा, वो एमिट करेगा। तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस रेडिएशन एमिट करना चाहिए था, एंड कंटिन्यूस रेडिएशन एमिट करता नहीं है। वो कैसा करता है बेटा, लाइन स्पेक्ट्रा या डिस्क्रीट करता है। ठीक है, एक टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। एंड इम्पैक्ट पैरामीटर बी इज द perpendicular distance of the initial velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus. Let's suppose कि अगर आप ऐसा बोलते हैं कि सर ये हमारे पास ऐसा न्यूक्लियस है और अल्फा पार्टिकल जो है वो यहाँ से इस तरीके से इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, एंड इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, तो बेटा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द लाइन परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियस एंड द पाथ ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इज दिस फॉर्मूला। तो इम्पैक्ट पैरामीटर होता ये है, एंड ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा, कॉट थीटा बाई 2 के, जहां पे थीटा क्या हो जाता है, स्कैटरिंग एंगल। थीटा इज दिस स्कैटरिंग एंगल। नाउ अब दो इंपॉर्टेंट केस है, इफ थीटा इज 0 डिग्री, अगर थीटा 0 हो जाए, तो भाई इसका मतलब क्या है कि कॉट 0, तो b इज प्रोपोर्शनल टू कॉट 0। एंड व्हाट इज कॉट 0? कॉट 0 इज इनफाइनाइट, तो इसका मतलब अगर स्कैटरिंग हमारा नहीं हो रही होगी, फॉर जीरो स्कैटरिंग यानी कि बिल्कुल सीधा निकल जाए, तो उसके लिए b जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी कि बहुत दूर से, इस न्यूक्लियस से बहुत दूर से हमारा जो है अल्फा पार्टिकल पास करना चाहिए। एंड अगर थीटा हमारा 180 डिग्री हो जाए, थीटा फॉर 180 डिग्री, तो उस केस में ये बन जाएगा बेटा cot 90 एंड cot 90 इज 0, यानी कि उस केस में b इज 0, यानी कि बिल्कुल अलोंग द लाइन ही होना चाहिए, यानी कि जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है और न्यूक्लियस की डायरेक्शन, ये सामने न्यूक्लियस, यानी कि हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए एकदम। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस, यानी कि हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए, तभी पॉसिबल है कि ये उस केस में क्या करेगा, 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन आएगा। तो दिस फार्मूला इज इंपॉर्टेंट बट नॉट द कंप्लीट फार्मूला। हमारा काम इससे चल जाएगा कि b जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, cot थीटा बाई 2 के, जहां पे थीटा क्या होता है, स्कैटरिंग एंगल होता है। ठीक है, चलिए एक और ऐसे रिलेशन होता है, दैट इज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा। सो यहाँ पर भी आपको रिलेशन पूरा याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको याद क्या रखना है कि n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। सो जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे n क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना, कम होता जाएगा। सो फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, n कितना आ जाएगा, इट इज 1 अपॉन साइन 0, एंड साइन 0 इज 0, तो इसका मतलब n क्या आ जाएगा, n विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, एंड फॉर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, n की वैल्यू क्या आएगी बेटा, इट इज 1 अपॉन में साइन पावर 4 180 by 2, that is sin 90, so that is n is proportional to 1, इस तरीके से। तो ये आपको बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी निकालने का काम आता है कि अगर आपको किसी थीटा एंगल पे दे देगा तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग आप दूसरे किसी एंगल पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि n इज प्रोपोर्शनल टू sin 1 अपॉन sin टू द पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है, चलिए तो रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था उसके अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ने अज्यूम किया कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम, एंड स्फीयर हैविंग न्यूक्लियस एट द सेंटर, सेंटर पे क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है घुमाने के लिए रिवॉल्व बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, provides the centripetal force to electron to keep them in their circular orbits। ठीक है, so for stable orbit in hydrogen atom, अगर हमारे पास ऐसे न्यूक्लियस है और ये किसी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर चार्ज होगा Z इंटू ई, तो यहाँ पर इनके बीच में जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड अगर ये हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि एक ही प्रोटॉन होगा सिर्फ, तो इसको हटा देता हूँ।
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा E इंटू में E डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अगर ये रेडियस r है तो, एंड दिस विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग यू द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, इज प्रोवाइडिंग यू द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है भाई? चलिए, तो इसके बेसिस पे कुछ कुछ फॉर्मूले बनते हैं। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज दिस वन, दैट इज, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो दैट इज के ई स्क्वायर बाई 2r। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, ये होती है काइनेटिक एनर्जी, एंड वी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर। सो अगर आप दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा दिस वन, ठीक है। एंड ऐसे आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, दैट इज एफ इज इक्वल टू के, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस, मतलब के Q1 Q2 बाई आर से, दैट इज के Q1 Q2 बाई आर से। सो के Q1 Q2 बाई आर से, तो के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक का चार्ज E है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E है अपॉन में R, तो दैट इज E स्क्वायर माइनस का अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। तो यहाँ से ये U आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो एक रिलेशन यहाँ से बनकर आता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी है, फर्स्ट थिंग। सो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन फ्रॉम हेयर, यहाँ से जो आपको याद करना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकालते हैं। नाउ लेट्स से कि आपने एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का मतलब चार्ज इज 2v, यानी कि हीलियम 2 पॉजिटिव होता है, तो चार्ज उस पे हो जाएगा 2v के बराबर, एंड इसको आपने v स्पीड से न्यूक्लियस की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया है, बैक पैरामीटर कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नाउ इनका ये भी पॉजिटिव है एंड ये भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच में रिपल्शन लग रहा होगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, एंड अल्टीमेटली इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एंड सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, दैट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ठीक है। सो यहाँ पे जो फोर्स इन्वॉल्व है सिर्फ और सिर्फ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सो नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एंड अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो उसका मतलब वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एंड इसके अकॉर्डिंग इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल दिस विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। तो इनिशियल पोटेंशियल इज 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल इज दैट इज के जेड ई इंटू में ट्वाइस ऑफ ई डिवाइडेड बाई आर, प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज 0। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल पाएंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू दैट इज ट्वाइस के जेड ई स्क्वायर एंड दिस हाफ एम वी स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा इस तरीके से, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, एंड जहाँ पे के क्या हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड इसी से ही एक्चुअल में प्रोडक्शन आया था इस बात का कि भाई न्यूक्लियस का साइज कितना है, एंड न्यूक्लियस का साइज अप्रोक्सीमेटली आता है 10 टू द पावर -15 के आसपास, ठीक है, -14 -15 के आसपास, ओके। चलिए नेक्स्ट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है कि ईच एलिमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, हर एक का एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम है विच दे एमिट, एंड जब एटॉमिक गैस या वेपर को एक्साइट किया जाता है एट लो प्रेशर एट बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट एमिट द रेडिएशन, the emitted radiation has a spectrum which contains certain specific wavelength only, यानी कि अगर हम लोग किसी लेट से कोई गैस है यहाँ पे या वेपर है इस तरीके से, एंड इसको करंट पास करके इससे पास करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि रेडिएशन एमिट होती है, एंड वो जो रेडिएशन एमिट होती है वो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक ही होती है ना, सारी नहीं होती हैं, कुछ स्पेसिफिक ही होती है, ठीक है। एंड दिस काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, एंड इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइंस ऑन द डार्क बैकग्राउंड, ठीक है। तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कलर की ही क्या होती है, हमारे पास वेवलेंथ आती है। लेट्स से कि इसको मैं कलर कर देता हूँ, तो लेट्स से ये आया कुछ, है ना,
इस तरीके से, या लेट से ऐसे आया, ऐसे। बाकी हमारा जो है डार्क दिखाई दे रहा होता है। नाउ अब अगर इसमें से ये जो हमारे पास ऐसे वेपर था, इस वेपर में अगर हम लोग ऐसे व्हाइट लाइट को पास करते हैं, इफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू दिस, तो वी फाइंड सम डार्क लाइंस इन द स्पेक्ट्रम, कुछ डार्क लाइंस मिलती हैं, एंड दीज डार्क लाइंस आर दोज वेवलेंथ्स व्हिच वर फाउंड इन द एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। ये वो डार्क लाइंस थी जो हमारे एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर जो है मिल रही थी। तो दिस इज कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द मटेरियल, यानी कि अब इसमें से जब डार्क लाइंस की बात करेंगे जो गायब हुई हैं, जो डार्क लाइंस अपने को मिल रही हैं, लेट्स से कि डार्क लाइन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, सो लेट्स से कि ये वाली लाइंस अपने पास जो है, लेट्स से वो यहाँ पे गायब है, सो लेट्स से ब्लू एंड वॉयलेट कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो वॉयलेट, ब्लू, इंडिगो है ना, इस तरीके से। तो ये अपने पास जो है कलर्स जो है वो क्या हुए हैं, एब्जॉर्ब हुए हैं, यानी डार्क लाइंस है। सो दीज आर द डार्क लाइंस ना, ये डार्क लाइंस है। सो दीज आर द डार्क लाइंस, एंड ये डार्क लाइंस वो लाइंस हैं जो अपने को कहाँ मिल रही हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिल रही हैं, ठीक है, मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम में मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। जब उसने एमिट करी रेडिएशन, तो एमिट जब रेडिएशन करी तो रेडिएशन एमिट जो हुई, ठीक है, वो वाली लाइंस जो है इसके अंदर क्या हो जाएंगी, डार्क बन जाएंगी, यानी गायब हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये जो स्पेक्ट्रा था ये हमारा दिख रहा है यहाँ से, कंटिन्यूस नहीं है, एंड यही रदरफोर्ड का क्या था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स लिख लेते हैं। When electron is accelerated, electromagnetic radiation is produced continuously and hence we can't expect to observe discrete spectrum. हम वहाँ पे discrete spectrum observe नहीं कर सकते क्योंकि वो accelerated था, तो लगातार electromagnetic radiation क्या कर रहा था, emit कर रहा था, तो इसलिए discrete spectrum जो है वहाँ पे observe नहीं हो सकता था, जो कि हम लोगों ने experimentally observe किया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली एज इट प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो लगातार एनर्जी लूज करना चाहिए, एंड जिसकी वजह से उसका जो रेडियस है वो डिक्रीज करना चाहिए, एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलैप्स कर जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि ऐसे घूमना चाहिए और ऐसे घूमते 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 यहाँ इसमें गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, इट वाज नॉट ऑब्जर्व। दूसरा इज बेटा ड्रॉबैक्स होगा, so drawbacks of the Rutherford model. So this model failed to explain the discrete wavelength in the hydrogen spectra. Hydrogen spectra के अंदर जो discrete wavelength आ रही है उसको explain नहीं कर पाया था। The revolving electron should emit radiation at all temperature. हर temperature पे radiation emit करना चाहिए। The wavelength of the radiation should be related to the frequency of the revolution. Thus the electron should emit radiation of continuously varying wavelength. तो अब ये obvious सी बात है कि इसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, क्योंकि अब सर्कल छोटा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कम समय में इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, कम समय में जो है ये अपने ऑर्बिट को कंप्लीट कर पाएगा। तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है, एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आनी चाहिए थी, वो हो नहीं रहा, एंड दूसरा डिस्क्रीट नहीं आ रहा, डिस्क्रीट वेवलेंथ नहीं बता पा रही है। तो ये दो मेजर ड्रॉबैक थे जिसको ओवरकम किया किसने, बोर मॉडल ने, ठीक है। तो बोर मॉडल ने इसको एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ दिस क्वांटाइज एनर्जी, एंड उन्होंने कहा कि जो क्लासिकल फिजिक्स है वो सफिशिएंट नहीं है टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लासिकल फिजिक्स मतलब जो हम लोग जानते हैं बेसिक अपना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हम पढ़ रहे थे अभी तक कि भाई न्यूटन की थ्योरी जो थी, वो सारी थ्योरी यहाँ पे ऐसे मान नहीं रहे थे, ठीक है। Now the Bohr combined classical and the early quantum concept and proposed a theory in the form of three postulates. तो उसने सारी बातें जो है अपनी वो तीन postulate के फॉर्म में रख दी। तो पहला postulate क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी सर्टेन डेफिनेट स्टेबल ऑर्बिट में ही घूम सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी डेफिनेट स्टेबल ऑर्बिट में ही घूम सकता है विदाउट एमिटिंग रेडिएट एनर्जी, उस फॉर्म में वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। जब भी वो उस ऑर्बिट के अंदर होगा, उस डेफिनेट स्टेबल ऑर्बिट के अंदर होगा, वो कोई भी एनर्जी रेडिएट वहां पे नहीं करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, ये यहाँ घूम रहा है, तो ये कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, एंड दीज आर नोन एज स्टेबल ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट और स्टेबल ऑर्बिट, ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। नाउ the electron can exist in these orbits. Each possible orbit has a definitive total energy. हर एक की एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। लेट्स से इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, तो हर एक की एनर्जी क्या है, फिक्स है। एंड these stable orbits are called stationary states of the atom, यानी कि अब इस स्टेट के जब जब वो इस ऑर्बिट के अंदर होगा उसको क्या बोलेंगे,
स्टेशनरी स्टेट बोलेंगे, यानी कि स्टेशनरी माना जाएगा। स्टेशनरी माना जाएगा तो ये कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। तो जो पहला ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, वो उसने अपने पहले पोस्टुलेट से ही क्लियर कर लिया कि भाई वो स्टेबल ऑर्बिट के अंदर रहेगा और स्टेबल ऑर्बिट के अंदर कोई भी एनर्जी रेडिएट वो नहीं करेगा, ठीक है। सेकेंड इज, अब ये स्टेबल ऑर्बिट डिफाइन कैसे होगा? ये स्टेबल ऑर्बिट डिफाइन ऐसे होगा कि जिस भी ऑर्बिट में वो घूम रहा है, जिस भी ऑर्बिट में वो घूम रहा है, उस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा? क्वांटाइज्ड होगा, दैट इज NH अपॉन में 2 पाई। दिस L इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई, जहां पे N इज 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्या है इसका? क्वांटाइज्ड होगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल में होगा सिर्फ किसके? H अपॉन में 2 पाई के। नेक्स्ट इज, इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आएगा, इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आएगा, सो लेट्स से यहाँ पे एनर्जी E1 है, यहाँ E2 है, यहाँ E3 है और यहाँ E4 है। तो एनर्जी का ऑर्डर जो है वो इस तरीके से है, जितना दूर जाता रहेगा उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी एंड सो ऑन। सो जब भी वो किसी हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आएगा, ठीक है, जब भी वो क्या करेगा उस केस में? उस केस में वो एनर्जी क्या करेगा? रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लुइड्स। सो इलेक्ट्रॉन कैन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम ए स्टेबल ऑर्बिट स्टेट टू अनदर लोअर स्टेबल ऑर्बिट स्टेट, while doing so photon is emitted and initial final states। यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी, एक फोटोन यहाँ पे निकलेगा, अब फोटोन इज एमिटेड, एक फोटोन यहाँ पे निकलेगा एंड फोटोन की जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? दैट इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है। एंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन जो है बराबर होगी किसके? दैट इज इनिशियल माइनस फाइनल के, इनिशियल माइनस फाइनल के, ठीक है। दिस इज इनिशियल माइनस फाइनल, तो दिस इज फाइनल एंड दिस इज इनिशियल। तो ये जो फोटोन निकलेगा बाहर, दिस इज हैविंग अ एनर्जी एंड व्हिच इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल एनर्जी लेवल्स, ठीक है। नाउ बोर्स मॉडल जो है वो किसके लिए वैलिड है? सो बोर्स मॉडल इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। किसके लिए वैलिड है? हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए क्या है? वैलिड है, ठीक है। लाइक हाइड्रोजन, हीलियम पॉजिटिव है ना, एंड लेट्स से लिथियम 2 पॉजिटिव, लेट्स से बेरिलियम 3 पॉजिटिव, बोरॉन 4 पॉजिटिव। बहुत मुश्किल हो जाएगा बट लेकिन हाँ ठीक है। तो उनके लिए वैलिड है जिनके अंदर हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ठीक है। किसके लिए? दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इसके लिए वैलिड है, ठीक है। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, चीजें हैं, तो हम डायरेक्टली इसको याद कर लेंगे। दैट इज वेलोसिटी जो होगी nth ऑर्बिट में, वेलोसिटी इन द nth ऑर्बिट, दिस इज इक्वल टू v0 z by n, जहां पे v0 की वैल्यू इज 2.18 इंटू में 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, इन केस कभी जरूरत पड़ जाए तो, ठीक है। रेडियस जो होगा nth ऑर्बिट में, दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई z इंटू r0, जहां पे r0 हो जाएगा हमारा बोर्स रेडियस एंड दिस इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। देन द एनर्जी इन द nth ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इंटू E0, एंड जहां पे E0 जो है वो क्या हो जाएगा? दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड देन वी हैव द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, ठीक है। सो दैट इज n क्यूब बाई z स्क्वायर इंटू में T0। T0 इज बेसिकली कि आपके फर्स्ट ऑर्बिट में जो होगा, ठीक है। यानी कि T0 अगर मैं लिखना चाहूँ तो T0 इज बेसिकली नथिंग बट दैट इज 2 पाई r0 बाई v0, ठीक है। 2 पाई r0 बाई v0, दिस इज T0। तो दीज आर द बेसिक्स। एंड इसमें अब इम्पोर्टेंट बात एक और जो आपको याद होनी चाहिए कि वेलोसिटी को अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास के इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। एंड एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मास के। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान करनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीन बात ये याद रखनी है और उसके बाद आपको ये याद रखना है, ये एंड ये,
ठीक है, बाकी पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नाउ इसके अलावा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि करंट निकालना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है nth ऑर्बिट में से। सो लेट्स से कि इस तरीके से, सो लेट्स से कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो किसी nth ऑर्बिट में घूम रहा है ना, हमें नहीं पता कौन सा ऑर्बिट है, तो यहाँ पे इसका रेडियस Rn हो जाएगा एंड इसकी वेलोसिटी Vn हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसकी वजह से जो करंट होगा डेट इज I, दिस इज इक्वल टू E/T, एंड टाइम पीरियड तो हम जानते ही हैं, अभी हम लिखा है, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो डायरेक्ट हम I को बोल सकते हैं कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, डेट इज इसके उल्टा, यानी कि Z स्क्वायर बाई एन क्यूब, Z स्क्वायर बाई एन क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है डेट इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2 पार। सो यहां से हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू I बाई आर। अब करंट जो है वो प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, डेट इज Z स्क्वायर बाई एन क्यूब, एंड आर प्रोपोर्शनल आता है किसके, डेट इज n स्क्वायर बाई Z। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, डेट इज Z क्यूब बाई n टू द पावर 5, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड ऐसे ही मैग्नेटिक मोमेंट, सो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है बेटा IA, एंड दैट इज I इंटू में पाई आर स्क्वायर। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू में आर स्क्वायर। अब I किसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज Z स्क्वायर बाई एन क्यूब, एंड आर स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, दैट इज n स्क्वायर बाई Z का होल स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा n टू द पावर 4, नीचे हो जाएगा n क्यूब, तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा m इज प्रोपोर्शनल टू n, एंड नीचे बच जाएगा z कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है, z के इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस z, ठीक है भाई। नाउ बोर्स मॉडल के अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं बेटा, एनर्जी इज गिवन बाय दैट इज -13.6 बाई n स्क्वायर, दैट इज z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, इस तरीके से एनर्जी लेवल्स होते हैं। एंड अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो Z इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो एनर्जी लेवल्स जो हो जाएंगे E1 दैट इज इक्वल टू -13.6, E2 इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाएगा, E3 इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E4 इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सो ऑन। इतने तो आपको एटलीस्ट याद होने ही चाहिए, E5 तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है, दैट इज -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आपको बेसिक याद होना चाहिए, ठीक है, जो कि इससे डिफरेंस निकालने में काम आता है बहुत जल्दी से। नाउ द लाइन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, तो लाइन स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई जब वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आता है तो वो क्या करता है, फोटोन एमिट करता है, फोटोन एमिट करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, तो वो वेवलेंथ हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से अगर किसी हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट आ रहा है, तो लेट्स से दिस इज द n इनिशियल एंड दिस इज द n फाइनल, तो इन दैट केस जो हमारा वेवलेंथ होगी 1 बाई लैम्डा, दिस इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 बाई n इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से दिस इज द 1 बाई लैम्डा, एंड 1 बाई लैम्डा को ही हम लोग कहते हैं वेव नंबर, क्या कहते हैं, वेव नंबर, दिस इज नोन एज वेव नंबर। नाउ अकॉर्डिंग टू द एमिशन अलग अलग सीरीज बनती है हमारे पास, लेट्स से कहीं से भी गिरा और लाइन n इक्वल टू 1 पर आके गिरा, n इक्वल टू 1 को ही हम लोग कहते हैं बेटा हमारा ग्राउंड स्टेट, दिस इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, this is the second excited state, this is the third excited state, this is the fourth excited state, and so on, ठीक है। नाउ कहीं से भी आया 1 पे गिरा तो लाइमन सीरीज, कहीं से भी आया n इक्वल टू 2 पे गिरा तो बाल्मर, n इक्वल टू 3 पे गिरा तो पास्चन, n इक्वल टू 4 पे गिरा तो ब्रैकेट, n इक्वल टू 5 पे गिरा तो पी फंड, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव अ डिफरेंट वेवलेंथ, तो हमारे पास सीरीज क्या कहलाती है, लाइमन सीरीज की बात करें तो कहीं से भी आया, लेट्स से कहीं से भी आया और n इक्वल टू 1 पे गिरा, 2 3 4 इन्फिनिटी कहीं से भी आया 1 पे गिरा, तो वो हमारी लाइमन सीरीज हो जाएगी।
एंड इसकी सीरीज लिमिट जो है वो 912 से लेके बेटा 1215 तक एंगस्ट्रॉम तक है, दिस इज इन द एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज लिमिट हो जाती है, लोअर सीरीज लिमिट और ये अपर सीरीज लिमिट। अब वेवलेंथ, अब इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से कि जितना दूर से आएगा, जितना दूर से आएगा उतना एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डेल्टा ई मैक्सिमम when difference in n is more when coming from farther orbit, दूर वाले ऑर्बिट से जब आएगा, जब दूर के ऑर्बिट से आके गिरेगा तो उस केस में डेल्टा ई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बढ़ेगा, ज्यादा होगा, मोर होगा लिख सकते हैं। तो डेल्टा इज मोर व्हेन कमिंग फ्रॉम द फार्दर ऑर्बिट। तो नाउ लेट्स से कि अगर मैं लाइमन के लिए बात करता हूं तो लाइमन के लिए मैक्सिमम कब होगा, जब वो 0 से कहां पे गिरेगा, 13.6 पर। तो फॉर लाइमन डेल्टा ई मैक्सिमम कितना होगा, जब वो 0 से आके गिरेगा कहां पर, -13.6 पर, यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मैक्सिमम डिफरेंस होगा। एंड अगर डेल्टा ई मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम। तो दैट मीन्स जब डेल्टा ई मैक्सिमम होगा तो उस केस में जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, मिनिमम, ठीक है, वेवलेंथ इज मिनिमम। तो ये जो मिनिमम वेवलेंथ आई है, ये जो मिनिमम वेवलेंथ आई है यहाँ पर, ये जो मिनिमम वेवलेंथ है सबकी, ये कब आई होंगी, जब ये इन्फिनिटी से 1 पे आया होगा, ये इन्फिनिटी से 2 पर आया होगा, ये इन्फिनिटी से 3 पर आया होगा, ये इन्फिनिटी से 4 पर आया होगा, ये इन्फिनिटी से 5 पर आया होगा, ठीक है। ये कब हुआ होगा, जब ये 2 से 1 पर आया होगा, ये 3 to 2 पर आया होगा, ये 4 से 3 पर आया होगा, ये 5 से 4 पर आया होगा, एंड ये 6 से 5 पर आया होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगी, ज्यादा कब होगी, जब उसके जस्ट ऊपर वाले से आगे एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। जब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। जब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम, ठीक है, क्लियर भाई। देन वी हैव दिस आयनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि इसको आयनाइज करना। तो आयनाइज करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली माइनस ऑफ द टोटल एनर्जी। तो जो भी उसकी टोटल एनर्जी होगी उसका अपोजिट अगर आप उसको दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वहां से फ्री हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। एंड पोटेंशियल की अगर बात करते हैं तो बस आपको क्या कर देना है, इसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन में चार्ज, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ई से आ जाएगा। तो एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा एक। सो लेट्स से कि ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है एंड दिस इज n इक्वल टू 2, दिस हाइड्रोजन एटम एंड n इक्वल टू 2। तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो हो जाएगा बेटा 3.4 वोल्ट, ठीक है। चलिए, देन वी हैव द एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि जब आप उसको एक्साइट करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन को, यानी कि लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में भेजना चाहेंगे, ठीक है। तो एक्साइटेशन एनर्जी दिस इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। यानी कि लेट्स से कि एग्जांपल ले लेता हूँ। सो लेट्स से कि एक हाइड्रोजन एटम है एंड ये n इक्वल टू 1 है और ये n इक्वल टू 2 है। तो इसकी एनर्जी जो होगी दैट इज इक्वल टू -13.6 और इसकी एनर्जी जो होगी दैट इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लेट सपोज कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है एंड इसको जंप करा के आपको यहाँ भेजना है, तो एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी, इन दिस केस एक्साइटेशन एनर्जी ई दिस इज इक्वल टू -3.6 minus of -13.6, so this will come out to be 10.2 electron volt, ठीक है। एंड
अगर एक्साइटेशन एनर्जी आपके पास आ चुकी है तो आपको एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्साइटेशन पोटेंशियल इज नथिंग बट, इसको आप इसके चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि ई फाइनल माइनस ई इनिशियल डिवाइडेड बाई चार्ज। इन चार्ज इज ई, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो ई आ जाएगा। ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम हमारे पास तीन तरह के बात करते हैं। इट इज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, यानी कि जब हमारे पास सारी वेवलेंथ मिलती है विदाउट एनी गैप, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। ये अपने को कहाँ देखने को मिलता है बेटा? सॉलिड्स और लिक्विड जो है वो हमारे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम को एमिट करते हैं। देन वी हैव लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है लाइंस का ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ सेपरेटेड बाय द डार्क स्पेस। डार्क स्पेस जो हो जाता है वो हमारा अब्जॉर्प्शन में चला जाता है। ठीक है, दैट इज अब्जॉर्प्शन। लाइन स्पेक्ट्रम इज एमिटेड बाय द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एटम, एलिमेंट का जो एटम होता है वो एमिट करते हैं। ठीक है, एंड ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम, दस इट कैन बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नोन एलिमेंट। तो हम लाइन स्पेक्ट्रम देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, सबके लिए यूनिक होता है। ठीक है। बैंड स्पेक्ट्रम, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ब्राइट बैंड्स। इसके अंदर बहुत सारे ब्राइट बैंड्स होते हैं, दैट इज ग्रुप ऑफ वेवलेंथ। बैंड स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमारा मॉलिक्यूलर गैसेस के द्वारा एमिट किया जाता है। एग्जांपल O2, N2, CO2, NH3, ये जो है हमारे बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं। अब ये मल्टी मॉलिक्यूलर हो गया, बैंड स्पेक्ट्रम हो गया, तो ये हमारा ड्रॉबैक हो गया। नाउ दिस इज ड्रॉबैक ऑफ द बोर्स मॉडल, क्योंकि बोर्स मॉडल जो है वो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ वो लाइन स्पेक्ट्रम बता पाया था, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का स्पेक्ट्रम कैसे होगा वो नहीं समझा पाया था। तो दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ द बोर्स। ठीक है। absorption spectrum, in an absorption spectrum portion of continuous spectrum are missing। continuous spectrum का कुछ पोर्शन जो है वो क्या होता है? मिसिंग होता है। एंड बिकॉज दे हैव बीन अब्सॉर्ब्ड बाय द मीडियम, क्योंकि मीडियम ने उसको क्या कर लिया होता है? अब्सॉर्ब कर लिया होता है। ठीक है। तो मिसिंग वेवलेंथ जो है वो अपीयर होती है एज द डार्क लाइंस ऑफ द गैप, एंड द एमिशन एंड द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अदर। जो एमिशन में दिख रही है, जो एमिशन में डार्क लाइंस है वो हमारा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ठीक है। तो these spectra are identical for each element, हर एक एलिमेंट के लिए आइडेंटिकल होते हैं। सो इट आल्सो यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स एंड एक्ट एज द फिंगरप्रिंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर गैस। अगर आपको किसी गैस को पता करना है कि कौन सा है तो उसके लिए हम उसको स्पेक्ट्रम से पता कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी स्पेक्ट्रम मिसिंग होता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, वो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? अवेलेबल होता है। ठीक है। तो ड्रॉबैक क्या हो गए? इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम्स अदर देन द हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल हीलियम एटम व्हिच पोजेसेस ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का नहीं समझा पाया था। सेकंड, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड बाय द यूजिंग सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। कुछ फाइनर डिटेल्स थी जो ये नहीं समझा पाया था, जो हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखी थी। It also unable to explain the splitting of the spectral lines in the presence of the magnetic field, that is Zeeman effect, और electric field, that is Stark effect। तो Stark effect is कि अगर हम लोग जब वो ट्रांजिशन हो रहा है, स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही है, गिर रही हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो स्प्लिट कर जाती है। लेकिन फोटोन अगर है, अगर फोटोन है तो फोटोन तो चार्जलेस होता है, एंड अगर फोटोन चार्जलेस है तो वो स्प्लिट करना नहीं चाहिए, डिफ्लेक्ट होना नहीं चाहिए, लेकिन वो हो जा रहा है, तो इट इज स्टार्क इफेक्ट। एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी वो डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हो जा रहा था, दैट इज ज़ीमैन इफेक्ट। तो ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि क्या दिक्कत हुई है। ठीक है। एंड इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा जो मॉलिक्यूल वो बनाते हैं वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेनेशन दी थी किसकी? सेकंड पोस्टुलेट ऑफ द क्वांटाइजेशन की। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस कि ऐसा था कि सिंपल सा कि अगर ये हमारे पास ऐसा न्यूक्लियस है, एंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली क्या है कि हर एक मैटर के पास क्या है? वेव नेचर है। तो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता वेव बनाएगा और वेव नेचर से जनरेट करेगा, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो एक दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच का जो डिस्टेंस होता है दिस इज लैम्डा। तो अगर ये पूरा सर्कमफेरेंस बना रहा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज 2 पाई आर एन। अगर इसका रेडियस आर है तो ये बराबर हो जाएगा किसके? एन लैम्डा के, इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल इज इक्वल टू दैट एम वी एन इनटू में आर एन। तो यहां से अगर मैं आर एन की वैल्यू निकालता हूं, आर एन की वैल्यू निकालता हूं, तो आर एन की वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन में 2 पाई। ठीक है, एन लैम्डा अपॉन में 2 पाई।
क्लियर? तो आप चाहो तो उसको यहाँ रख सकते हो, डेट इज एम वी एन, आर एन की जगह पे आप लिख सकते हो डेट इज एन लैम्डा अपॉन में 2 पाई। नाउ अब यही बातें जो थी उसने एक्सप्लेन करी थी, क्योंकि भाई हम लोगों ने तो वहां पे क्या बोला था, हम लोगों ने ये बोला था कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है, बोर ने ये बोला था कि कोई भी ऑर्बिट जो होगा वो ऐसे ही डिफाइन होगा जहां पर उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, एंगुलर मोमेंटम, मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि L इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई। ठीक है, ये कंडीशन वहां पे होनी चाहिए, तभी वो ऑर्बिट वहां पे बना रहा होगा। तो अगर आप देखोगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है डेट इज इक्वल टू H अपॉन में P, यानी कि H अपॉन में MV, H अपॉन में MV। एंड अगर हम लोग यहाँ पर MV की वैल्यू निकालने की कोशिश कर लेते हैं, यानी V की वैल्यू निकालने की कोशिश कर लेते हैं, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। एंड नाउ अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे बोलते हैं दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई, तो अगर मैं दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा n लैम्डा दिस इज इक्वल टू NH अपॉन में MV, और n लैम्डा लेकिन किसके बराबर है, 2 पाई आर एन के, तो इसको हम लिख सकते हैं डेट इज 2 पाई आर एन दिस इज इक्वल टू NH अपॉन में MV। तो इसको उठा के उधर ले जाओ, उसको उठा के उधर ले जाओ, तो m वी एन इंटू में आर एन दिस इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई, एंड दिस इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम, तो दिस NH अपॉन में 2 पाई। तो डी ब्रॉगली ने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ दिस बोर्स मॉडल। ठीक है, लाइक दिस। तो बच्चों इसी के साथ हमारा एटम चैप्टर भी समाप्त होता है। आई होप यू लाइक्ड इट। ठीक है, मजा आया होगा। सो विद इन एन आवर दिस इज द बेस्ट रिवीजन आई कैन हैव, मेरी तरफ से हो सकता है, क्योंकि इसमें आपके सारी थ्योरी जो है वो कवर की जा रही है। ठीक है, कुछ भी आपसे मिस नहीं हो रहा होगा। सो आई होप आप इसके क्वेश्चन अब यहाँ से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, संपा खैर, जय हिंद।